और एमए के विद्यार्थियों के लिए और यूजीसी नेट या सेट के परीक्षार्थियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण विषय है राजभाषा। तो आज हम राजभाषा की ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ सब टॉपिक्स देखेंगे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, और यूजीसी नेट और सेट के स्टूडेंट्स के लिए जो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। तो जो कुछ विषय आज हम देखने जा रहे हैं, हमने पिछले भाग में संवैधानिक प्रावधान सभी अनुच्छेद देख लिए थे। आज जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प और राजभाषा नियम। ये सब हम सीक्वेंस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति के आदेश से। हम यहाँ से मुख्य मुख्य बातें ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं कि कितने ज़्यादा उन्होंने सुझाव दिए, उसमें से क्या माने गए, फिर आगे कैसे लागू हुआ, नहीं। जो आपको ज़रूरी चीज़ें देखनी है वही चीज़ हम पढ़ते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का आदेश वर्ष 1960। तो ये जो ऊपर की पंक्तियाँ ये महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से सुनिए। तो लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक समिति प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त की गई थी। ठीक है। अब इसमें जो आपको याद रखने की बातें हैं वो हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें जो जो बातें कही गई हैं, तो उनके अनुसार 1955 में सबसे पहले इन्होंने राजभाषा जो आयोग है उसका गठन किया। ठीक है। और जो राजभाषा आयोग था उसकी जो सिफारिशें हैं उस पर विचार करने के लिए जो समिति बनी है वो ये जो हम बता रहे हैं ना, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्यों, ये समिति बनी थी। तो अब अगर हम सीक्वेंस में सारे इंसिडेंट्स को देखते चलें तो जो 1955 है उसमें राजभाषा आयोग का गठन हुआ। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो थे B.G. खेर। ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ये राजभाषा आयोग का गठन हुआ, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कब? 1956, यानी कि उससे अगले ही वर्ष। ठीक है। अब जो ये राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें थी इनकी जांच करने और इनको इनके संबंध में अपनी राय देने के लिए जो राष्ट्रपति था उसने संविधान का जो अनुच्छेद यहाँ हमने पढ़ा ना 344 के खंड 4 के उपबंधों के अनुसार उन्होंने जो है अब कब? सितंबर 1957 को क्या किया? इन्होंने 30 सदस्यों की ये जो 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की। क्या? राजभाषा समिति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? राजभाषा समिति गठित की सितंबर 1957 को। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस समय के गृह मंत्री थे हमारे जो है पंडित गोविंद वल्लभ। ये महत्वपूर्ण नाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और स्टूडेंट्स अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो तुम भी अभी याद कर लो, आगे काम ही आएंगे, और आंसर मेकिंग में भी इनको हाईलाइट करो तो अच्छा है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई नवंबर 1957 में। ठीक है। तो नोट्स में ये सारी भूमिका लिखने के लिए और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जब आप इन सब पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो आदेश है वो ये है कि ये सब घटनाएं हुई। ठीक है। उसके बाद राजभाषा के संबंध में यहाँ पर ये सुझाव दिए गए, यहाँ पर ये उन जो सिफारिशें हैं उनमें से जो जो उनको ठीक लगी वो इन्होंने मान ली। तो इन सब का जो सार है, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हो तो आप बस इतना ही लिखोगे कि जो राष्ट्रपति द्वारा ये आदेश दिया गया था 1960 में कि जहाँ तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग किया जाए। ठीक है। हिंदी को बढ़ावा देने की बात की गई, लेकिन साथ के साथ ये भी कहा गया कि जो प्रमाणिक मानी जाएगी वो अंग्रेज़ी में जो लिखित सामग्री है वही है। ठीक है।
अगर हिंदी के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि इसमें उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उसके लिए कुछ है ना, तो वो यहाँ से ये जानकारी जो आपको मिलती है ना कि गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और आशुलिपिकों को हिंदी टाइपराइटिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रबंध करे जो केंद्रीय सरकार की नौकरी में है। तो यहाँ से हिंदी टाइपिंग का हो गया था, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय हिंदी टाइपराइटरों के मानक कीबोर्ड के विकास के लिए शीघ्र कदम उठाए। अब ये तो बहुत सालों पहले की बात हो गई है। राइट नाउ तो आप देखते हो कि ना, आप जो है वॉइस टू टेक्स्ट का सिस्टम आ गया, आप बोलते हो और वो लिखा जाता है, ठीक है। तो अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है हिंदी कीबोर्ड के भी रिगार्डिंग, ठीक है। मतलब जो मैंने सार रूप में बताया था वही हम इस आदेश में जगह जगह देख लेते हैं कि हिंदी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है वह कैसी चल रही है, इसका पता लगा जाए और समिति द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उस दिशा में कार्य किए जाएं। अगर कोई संस्था इस प्रकार की है तो उसको जो है वित्तीय लाभ दिया जाए, नहीं है तो वो संस्था का वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक सार रूप है ना, वह यही है कि भाई हिंदी में है पत्र व्यवहार, प्रशासनिक कार्यों को बढ़ाओ, हिंदी को प्रमोट करो, ठीक है, उसके लिए अलग अलग काम करो। ये सारी जो थी बातें, ये राष्ट्रपति के आदेश में हम देखते हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो तो हम जानते हो ना, जो क्वेश्चन पेपर आता है यूजीसी नेट का, उसमें जो पेपर 1 होता है, ठीक है, उसमें ये यहाँ वही बात कर रखी है कि 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होने चाहिए, ठीक है, 2, ठीक है। हिंदी और दूसरा हिंदी से भिन्न किसी भी भाषा का होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों समझता है, ठीक है। आप अपने कई ऐसे एग्जामिनेशंस में देखते हो कि जो प्रश्न पत्र है उसमें ये होता है कि आप इंग्लिश में करोगे या हिंदी में करोगे, ठीक है। लैंग्वेज चेंज का आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। पिछले भाग में हमने देखा था कि उसने कहा था कि जो हायर कोर्ट का है, ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जो है काम वो अंग्रेज़ी में ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि और जो संसद की अलग विधियाँ हैं उनका भी काम अंग्रेज़ी में चलेगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी में तो हो, ठीक है, लेकिन उनका प्रमाणिक हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध करवाया जाए। तो घूम फिर के वही बात है कि हिंदी का जो है शासकीय कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग करने पर बल दिया गया था, किसमें, जो ये हमारे पास है राष्ट्रपति का आदेश 1960। इसके बाद हम देखेंगे राजभाषा अधिनियम 1963। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, इसको पहले आप समझ लीजिए। जिसने पिछला भाग देखा है उसने ये चीज़ देखी थी कि जो संविधान के अनुच्छेद थे उनमें था कि जो वर्ष 1965 होगा ना, तब तक जो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग है ना वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य थे, कौन कौन, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये जो थे ना राज्य, ये इनमें ना हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। वो जब ऐसा हुआ तो जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भाई इन क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि भारत की एकमात्र राजभाषा हिंदी को बनाने से पहले हम आपकी सहमति लेंगे। तो ये जो आश्वासन था, क्योंकि उनको लगा ना कि एकमात्र हिंदी हो जाएगी, हमारी भाषाओं को या हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए वो अंग्रेज़ी का साथ दे रहे थे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने आश्वासन दिया कि भाई जब तक सभी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तब तक हम जो है हिंदी को एकमात्र राजभाषा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसी आश्वासन के चलते हमारे सामने क्या आ जाता है, राजभाषा अधिनियम 1963। तो ये तो हमारे पास होगी इसकी भूमिका। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें फिर वही बात आ गई कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। जो उच्च न्यायालय के निर्णय हैं उसमें हिंदी या किसी अन्य राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट को लेके कुछ नहीं आया, ये ख्याल मेरे ख्याल से अभी करंट में भी इशू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लेके नहीं, हाई कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय को ये क्या हुआ कि उसमें हिंदी या किसी अन्य जो है ना राज्य स्तर की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और जो संघ के संकल्प, अधिसूचना या विज्ञापन या ऐसे दस्तावेज हैं उनको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में जारी करना अनिवार्य किया। वही बात आ गई, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों साथ साथ, इस वजह से इसमें जो प्रावधान है इसकी वजह से चलती रही।
अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो इसके टाइटल हैं उसी से आप इसे समझ सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा का बना रहना, इस चीज़ का प्रावधान इसमें है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, मतलब अभी वो कार्य अंग्रेजी में चल रहा है लेकिन उसका हिंदी अनुवाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, और राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, यहाँ भी आपको उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। और उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग, जो मैंने ऊपर बताया कि आप हाई कोर्ट के लिए हिंदी को या अपने किसी भी लोकल जो राज्य की स्टेट की लैंग्वेज उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा विशेष कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, राजभाषा अधिनियम हो गया है। अब हम देखते हैं राजभाषा संकल्प 1968 को। तो हम देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित ये सरकारी संकल्प जो है ये हमारे सामने है। इसमें कहा गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 343 था उसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसके अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रसार की बात की गई है और सामाजिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। संघ का कर्तव्य है, अब जो संकल्प है वो इस प्रकार है कि यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे क्रियान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। ठीक है, तो जो हमने पिछले भाग में देखा था अनुच्छेद 351 में जो हिंदी के प्रचार और प्रसार की बात की थी, तो राजभाषा संकल्प 1968 में है कि हम हर साल उसके लिए कोशिश करेंगे। उसकी जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकारों को भी भेजी जाएगी, संसद के सदनों में भी दिखाई जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं जबकि संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और देश की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ साथ इन सभी भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो राज्यों की हेल्प लेगी और इसे क्रियान्वित करेगी ताकि वे शीघ्र ही समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बने। ठीक है, जो मॉडर्न एजुकेशन है चाहे उसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई, ठीक है, और भी होते हैं साइंटिफिक, तो हम वैसे बोलने में आते हैं कि साइंस 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 नहीं, और भी जो है ना वो है, तो उन सब जो वो जो सारा ज्ञान है, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनना चाहिए क्या, हिंदी और जो 21 भाषाएं हैं हमारी प्रमुख। ठीक है, जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता के संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार की गई त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत, अब देखो जब हमने देखा था कि जो राज्य थे वो दक्षिण साइड के राज्यों ने आंदोलन किया था कि हिंदी नहीं होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो पता है क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश और एक जो उधर नीचे की, और सेम उनका वहाँ पे इंग्लिश, उनका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, प्लस ऊपर जो है और दूसरी आप लैंग्वेज को एक सीखो। ठीक है, अभी ये गवर्नमेंट स्कूल में बीच में शुरू हुआ था, ठीक है, शायद अब भी चल रहा है, हाँ, तो उसमें यही है कि बच्चों को तमिल, तेलुगु सिखाया जाता है, कोई एक लैंग्वेज लेके छोटे बच्चों। तो ये वही बात कर रहा है कि वो लैंग्वेजेस सबको सीखनी चाहिए, भाषाएं, ठीक है। और जबकि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवा के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए। यह सभा संकल्प करती है कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों जैसी की स्थिति हो का उस स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाएगा। संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत होगा।
मेरे ख्याल से ये जो होते हैं ना, शायद इसकी बात कर रहे हैं, और यह इसी तरीके से जो है ना, इनमें से शायद आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है। और परीक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया संबंधी पहलू, मतलब इस सब का सार वही है कि वही दोबारा से क्या बात आ गई कि हिंदी को प्रमोट करना। ठीक है। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, उसमें और एक और भाषा को आप जो है सीखिए। ठीक है। ये वही सारी बातें आ गई। तो आप इनमें से जो है ना ऊपर वाली बातें जो है ना, संविधान के अनुच्छेद ने ये कहा था, ये ऊपर की दो और ये नीचे की दो, ये बस इतना काफ़ी है आंसर के लिए। दैट्स इट। ये आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन कह लीजिए, आखिरी विषय हमारे सामने जो आ गया ना, वो है राजभाषा नियम 1976। इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये नियम जो आया है 1976 में आया है, पर इसमें संशोधन, अमेंडमेंट्स, चेंजेस आगे किस किस वर्ष में हुए हैं? 87 में हुए हैं, 2007 में हुए हैं और 2011 में हुए हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है ये यूजीसी में ज़्यादा डीप क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप देख लीजिए कि जो ये है राजभाषा नियम, इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है। ठीक है। अब प्रश्न आ जाए कि कौन सा एक राज्य है जिस पे ये नियम लागू नहीं होते, तो हमारे पास क्या आ जाता है? तमिलनाडु। और जो शॉर्ट नोट से आंसर बना रहे हैं उसमें भी ये हाईलाइट करके पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो है इसके हेडिंग से हम मेन पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको पत्र आदि जो है हिंदी में प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिंदी में ही दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के प्रयोग को लेके हम देख लेते हैं कि इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा सभी दस्तावेज़ों में। ठीक है। ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वो ये सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ही तैयार की एक सेकेंड, ये सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ही तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती है और जारी की जाती है। ठीक है। वो जो उन्होंने संकल्प लिया था ना, उस पर फिर काम होना शुरू हो गया। पत्र आदि का जो हिंदी का है हिंदी में रिप्लाई देंगे, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों का प्रयोग होगा दस्तावेज़ों पर। ठीक है। और जो आवेदन है और जो अभ्यावेदन है उसके लिए भी हिंदी अंग्रेज़ी दोनों होगी। ठीक है। और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, अब किस जो ऑफिस है उसको ऐसे नियुक्त कर सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे इन लोगों को है और यहाँ ये कार्य इसी में होना चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली ये कह रखा है कि आपने 12वीं कक्षा में हिंदी तक आपने पढ़ के पास कर लिया, कोई एग्ज़ाम उस लेवल का आपने पास कर लिया। ठीक है। और एक ऑफिस है, एक कार्यालय है, उसमें 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी का ये जो है ना मूल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो वो नियुक्त, ये कह दिया जाएगा कि इन्हें हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है। ठीक है। तो अगर ये शॉर्ट में आए कि कितने परसेंट जो हैं लोग होने चाहिए जिनको इसका ज्ञान होना चाहिए, या तो ये सब इसमें है। ठीक है। अभी जो इसके ऊपर पॉइंट है इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हिंदी की प्रवीणता है कि आपने चलो 12th कर ली, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, यानी आप स्नातक हो गए या उससे उच्चतर कोई भी आपने कर ली ना पास, तो फिर आपको हिंदी में प्रवीण समझा जाएगा। ठीक है। अब इसमें है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में अगर आप टिप्पणियाँ लिख रहे हो तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हो, आपको अनुवाद करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है। तो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि जो ये है राजभाषा नियम, इसमें वही हिंदी का विस्तार और किसे प्रवीण समझा जाएगा, किसे कार्य साधक समझा जाएगा, कहाँ कहाँ उपयोग होना है, कहाँ कहाँ कंपल्शन है, कहाँ कहाँ नहीं है, उसी सब के बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो जब हम राजभाषा जो है नियम हो गया, अधिनियम हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं आना अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है ना। ठीक है। तो जो अधिनियम है उसका याद रखना 1963, और राजभाषा जो नियम है उसका याद रखना 1976, और जो बाकी के वर्ष हैं जिसमें इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।